हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीएलसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश सान, टीम सीएलसी से। तो बच्चों देखो, एग्जाम टाइम चल रहा है तो आपको कोई भी पेपर छोड़ना नहीं है, कूल होके एग्जाम देना है, पैनिक नहीं होना, पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हो रहे हैं। और सीएलसी के द्वारा जो भी 6 पैक चल रहा है उसमें 2 फिजिक्स के, 2 बायो के, फिजिक्स का इको है, डीसीएम के पेपर्स हो रहे हैं, बायो के एमडीटीएस है, सभी को आप सोल्व करें। प्रीवियस ईयर के वीडियो आप जरूर देखें, ठीक है ना। उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस कहां से ज्यादा आ रहे हो रहे, तो उस चीज को आप ज्यादा फोकस करें, ठीक है। तो आज अपन डीसीएम 47 आउट ऑफ 48 डिस्कस करेंगे। इसके अंदर 2 टॉपिक है, सॉलिड स्टेट एंड केमिकल काइनेटिक्स। तो देखो, सॉलिड स्टेट के अंदर मोस्टली क्वेश्चंस कहां से आते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी से आते हैं, ठीक है। फिर यूनिट सेल के अंदर बीसीसी, एफसीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं, और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आता है यहाँ डिफेक्ट से हो रहा है, ठीक है। तो काफी सिंपल सा चैप्टर है और इससे एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है। केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन या फिर आरएनएस इक्वेशंस पे काफी क्वेश्चंस आए हैं, तो उस चीज को अपन फोकस किया है। इस क्वेश्चन पेपर में भी इन्हीं चीजों पे ज्यादा मैंने फोकस किया है और पूरे चैप्टर को रिवाइज किया है, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखते हैं अपन। इन एफसीसी यूनिट सेल ऑक्टाहेड्रल वुड इज लोकेटेड एट, यानी कि ऑक्टाहेड्रल वुड कहां पे प्रेजेंट होता है? एफसीसी में। तो सबसे पहले चीज आपको मैं बता दूं कि टेट्राहेड्रल वुड और ऑक्टाहेड्रल वुड सिर्फ एफसीसी यूनिट सेल में प्रेजेंट होते हैं, सिंपल क्यूबिक और बीसीसी में प्रेजेंट नहीं होते। क्यों? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वुड और टेट्राहेड्रल वुड किससे मिलके बनते हैं? फेस सेंटर से। तो फेस सेंटर किस में होगा? सिर्फ ऑक्टाहेड्रल वुड के अंदर होगा। तो देखो, ऑक्टाहेड्रल वुड है वो कहां पे प्रेजेंट होगा? एक तो बॉडी के सेंटर पे होगा, बॉडी सेंटर, एंड सेंटर ऑफ ईच एज, सेंटर ऑफ ईच एज, यानी कि प्रत्येक एज के सेंटर पे प्रेजेंट होगा। और टोटल ऑक्टाहेड्रल वुड कितने होंगे एफसीसी में? तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वुड हो जाएंगे, बॉडी सेंटर का कितना कंट्रीब्यूशन होता है? 1 प्लस एज सेंटर का कितना होता है? 1/4। कितनी एज होती है? 12 है। तो टोटल कितना हो गया? 4। ऑक्टाहेड्रल वुड कितने हो जाएंगे एफसीसी में? 4। और एफसीसी के अंदर नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने होंगे? नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी इज इक्वल टू, एफसीसी में एटम्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स और फेस के सेंटर पे। तो कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6। तो ये कितना हो गया? 4 हो गया। ये कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन हो गया और ये फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन हो गया। तो अपन बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वुड इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है? अपने को क्वेश्चन में यही पूछा है कि एफसीसी यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वुड कहां पे प्रेजेंट होते हैं? तो ऑक्टाहेड्रल वुड कहां पे प्रेजेंट होगा? बॉडी डायगोनल पे नहीं होगा, बॉडी सेंटर पे होगा और एज सेंटर पे होगा। इट मींस फोर्थ ऑप्शन है वो क्या हो गया इसके अंदर? करेक्ट हो गया, बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अमोर्फस सब्सटेंस, जो अमोर्फस सॉलिड होते हैं, एक्रिलेट सॉलिड होते हैं, वो क्या प्रदर्शित करते हैं? तो देखो, सॉलिड 2 टाइप के होते हैं, एक अमोर्फस, एक क्रिस्टलाइन। पहला होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड और जो सेकंड है वो क्या होगा? अमोर्फस सॉलिड। तो देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है? जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है, जबकि अमोर्फस सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है? इरेगुलर होता है, ठीक है। रेगुलर होगा तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा? फिक्स होगा। और जो अमोर्फस सॉलिड है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे ये क्या होगा? मेल्ट होगा। तो इसका जो ऑर्डर है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा और इसका क्या होगा? शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा, ठीक है। इसके एग्जांपल जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल्स क्या होते हैं? ऑल मेटल्स, सभी आयनिक कंपाउंड, ये सबके सब क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल्स है। अमोर्फस सॉलिड के एग्जांपल्स कौन से होंगे? प्लास्टिक, रबर, पॉलीमर्स, ये अमोर्फस सॉलिड के एग्जांपल्स होंगे। तो आपसे पूछा है अमोर्फस सॉलिड एक्रिलेट पदार्थ प्रदर्शित करते हैं, तो सबसे पहले शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर, जबकि अमोर्फस सॉलिड शॉर्ट रेंज ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है। तो एक तो सेकंड ऑप्शन सही हो गया, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। फोर्थ, हैव नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, तो एक डी सही हो गया। इट मींस कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी एंड डी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, टू गेट ए एन टाइप सेमीकंडक्टर द impurities to
बी एडेड टू सिलिकॉन शुड हैव विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, उसके अंदर क्या होता है 14 ग्रुप के अंदर आप 15 ग्रुप की इंप्योरिटीज को क्या करोगे, मिक्स करोगे। और इसके कौन से एलिमेंट है, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, इनके आप इंप्योरिटीज इसके अंदर मिलाओगे तो आपको एन टाइप का सेमीकंडक्टर ऑब्टेन होगा। तो इसके ग्रुप नंबर 4 है, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 होंगे। तो आपसे पूछा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर को आप 14 ग्रुप में मिक्स करते हो, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आप क्या बताओगे, 5, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम हैज द फॉर्मूला यूनिट सेल डायमेंशन, यानी कि जो टेट्रागोनल यूनिट होती है उसके अंदर जो एज लेंथ है और जो एंगल्स है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो देखो 7 क्यूबिक सिस्टम होती है, जिसके अंदर सबसे पहला कौन सा है, क्यूबिक, उसके बाद में टेट्रागोनल। तो देखो क्यूबिक में तो क्या होता है, सभी एज लेंथ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, और एंगल सब क्या होते हैं, एल्फा, बीटा और गामा, ये सब के सब क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, राइट। टेट्रागोनल में क्या होगा, 2 एज इसकी इक्वल होती है, थर्ड एज है वो इन दोनों के इक्वल नहीं होगी, यानी कि ए इक्वल टू बी होगा लेकिन बी नॉट इक्वल टू सी, ए और बी सी के इक्वल नहीं है। जबकि एल्फा, बीटा एंड गामा कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऐसा सेकंड ऑप्शन दे रखा है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन द यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में अपन डिस्कस करें तो NaCl है, जिसमें Na प्लस आयन कहां पे प्रेजेंट होता है और Cl माइनस आयन कहां पे प्रेजेंट होता है। तो कैटायन की साइज छोटी होती है तो ये हमेशा वॉइड्स पे प्रेजेंट होगा, एनआयन की साइज बड़ी होती है, ये हमेशा कहां पे प्रेजेंट होगा, कॉर्नर्स पे। तो इसमें जो Na प्लस आयन है वो कहां पे प्रेजेंट होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे प्रेजेंट होता है, और Cl माइनस आयन कहां पे प्रेजेंट होता है, FCC अरेंजमेंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये तो लोकेशन होगी कैटायन और एनायन की, जो कहां पे प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें मॉलिक्यूल्स आपसे पूछे तो Na प्लस आयन कितने होंगे, Na प्लस आयन कहां पे प्रेजेंट होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पे प्रेजेंट होगा, बॉडी के सेंटर पे और प्रत्येक एज के सेंटर पे। तो बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन क्या हो गया 1, और एज सेंटर का क्या हो गया 1/4 इंटू 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो Na प्लस आयन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बात करता हूं Cl माइनस आयन की, तो Cl माइनस आयन कहां पे प्रेजेंट है, FCC अरेंजमेंट में, और FCC में कितना होता है 1/8 इंटू 8, सभी कॉर्नर्स पे होते हैं और फेस के सेंटर पे होते हैं, तो 1/2 इंटू 6, तो ये भी कितना हो गया 4 हो गया। तो नंबर ऑफ NaCl मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे इन यूनिट सेल, 4 हो जाएंगे। Na प्लस आयन भी 4 और Cl माइनस आयन भी 4, इट मींस सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 6, द एम्प्टी स्पेस इन HCP यूनिट सेल, यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, उसमें आपको वेकेंट स्पेस कैलकुलेट करना है, तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी। HCP हेक्सागोनल यूनिट सेल की अपन अगर बात करें तो इसमें किस टाइप का अरेंजमेंट होता है, AB टाइप का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12 है, ठीक है। थर्ड चीज, नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, इफेक्टिव एटम्स, और इफेक्टिव एटम्स इसमें कितने होंगे 6। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी इसकी, पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी इसकी 74%।
पैकिंग एफिशिएंसी होगी 74%। तो बताओ वेकेंट स्पेस कितना होगा, 100 में से आप 74% माइनस कर दो तो इसका वेकेंट स्पेस हो जाएगा, वेकेंट स्पेस इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस का 74 इक्वल टू 26%। ऐसे ही नीट में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपको इंफॉर्मेशन पूरी पता होनी चाहिए। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ Z is the number of atom in the unit cell that represent the closest packing sequence, यानी कि ABC टाइप की पैकिंग है और ये किस में होती है, CCP में होती है। इस टाइप की क्लोज पैकिंग है वो किस में हो जाती है, CCP में होती है। CCP या FCC दोनों एक ही चीज है। इसमें आपसे पूछा कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स आपको दे रखे है Z, ठीक है। आपसे क्या पूछे है, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वुड इन द यूनिट सेल। इस यूनिट सेल में आपसे टेट्राहेड्रल वुड के बारे में पूछा है। तो आपको पता है कि टेट्राहेड्रल वुड कहां पे प्रेजेंट होते हैं, टेट्राहेड्रल वुड कहां पे प्रेजेंट होते हैं, बॉडी डायगोनल पे, है ना। एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वुड प्रेजेंट होंगे तो 4 बॉडी डायगोनल पे कितने होंगे, 8। तो टेट्राहेड्रल वुड कितने हो जाएंगे, 8। तो नंबर ऑफ एटम्स और टेट्राहेड्रल वुड में रिलेशन क्या होगा, FCC में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, Z जो इस क्वेश्चन में दे रखा है, और वैसे कितने होते हैं, 4। तो मैं बोल सकता हूं कि टेट्राहेड्रल वुड है वो 2 टाइम्स होता है नंबर ऑफ एटम्स का। नंबर ऑफ एटम्स 4 है और टेट्राहेड्रल वुड कितने, 8। तो इनके बीच में ये रिलेशन होता है। जबकि आपको नंबर ऑफ एटम्स कितने दे रखे हैं, Z, तो टेट्राहेड्रल वुड कितने होंगे, टेट्राहेड्रल वुड इक्वल टू क्या होता है, 2 into Z यानी कि 2Z। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सोडियम एंड मैग्नीशियम क्रिस्टलाइज BCC एंड FCC टाइप क्रिस्टल, ठीक है, respectively. Then the number of atoms of sodium and magnesium present in the unit cell of their respective crystal. यानी कि जो सोडियम है वो कहां पे प्रेजेंट है, FBCC अरेंजमेंट में प्रेजेंट है। बात करता हूं मैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम कहां पे होगा, FCC अरेंजमेंट में प्रेजेंट होगा। BCC का मतलब बॉडी सेंटर यूनिट सेल, इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं, सभी कॉर्नर्स पे और बॉडी के सेंटर पे। तो इसमें एटम्स कहां पे होंगे, कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 into 8 प्लस ये तो कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन हो गया और बॉडी सेंटर का कितना होगा, 1। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 एटम हो जाएगा। और सोडियम का कितना एटम आपके पास आएगा, 2 एटम। मैग्नीशियम कहां पे होता है, FCC में, और इसमें एटम कितने होंगे, FCC में पार्टिकल्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं, सभी कॉर्नर्स पे और फेस के सेंटर पे। तो कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8 into 8 प्लस 1/2 into 6, तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो सोडियम एटम 2 है और मैग्नीशियम एटम कितने हैं, 4 है। इट मींस फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन काफी सिंपल सा है। ए सॉलिड इज मेड ऑफ 2 एलिमेंट X and Z. The atom Z are in CCP arrangement while the atom X occupy all the tetrahedral sites. What is the formula of the compound? कंपाउंड का आपको फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो देखो X एटम है वो कहां पे प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल वुड पे प्रेजेंट है, और जो Z एटम है वो कहां पे, CCP अरेंजमेंट में है। और मैं आपको बता दूं कि टेट्राहेड्रल वुड कितने होते हैं, 8 CCP में, और नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 4। ये किसके इक्वल है, नंबर ऑफ एटम्स इन CCP। अब सिंपल सी बात है, आपसे फॉर्मूला पूछा है उस कंपाउंड का, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला इज इक्वल टू X के कितने एटम है, 8, और Z के एटम कितने हैं, 4। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो X की वैल्यू 2 आएगी
और Z की वैल्यू क्या आएगी 1। तो X2Z क्या हो जाएगा, उस कंपाउंड का फॉर्मूला हो जाएगा। इट मींस थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पोटेशियम फ्लोराइड हैज एनिशियल टाइप स्ट्रक्चर। पोटेशियम फ्लोराइड है वो एनिशियल टाइप स्ट्रक्चर शो करता है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन K प्लस एंड F माइनस आयन इफ एज लेंथ इज a सेंटीमीटर। तो अपन एनिशियल क्रिस्टल की बात करें तो अभी मैंने बताया Na प्लस आयन कहां पे प्रेजेंट होता है, ऑक्टाहेड्रल वुड पे, और Cl माइनस आयन कहां पे प्रेजेंट होगा, FCC अरेंजमेंट में। ये देखो कॉर्नर्स पे क्या होगा, फ्लोराइड आयन प्रेजेंट होगा, और बॉडी के सेंटर पे क्या होगा, केटायन K प्लस आयन प्रेजेंट होगा। तो ये तो होगी R माइनस और ये होगी R प्लस। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपसे पूछिए, और एज लेंथ है वो आपको कितनी दे रखी है, A दे रखी है। इन दोनों के बीच की जो एज लेंथ है वो क्या दे रखी है, A, और आपको पूछिए इंट्रायनिक डिस्टेंस। तो आप इंट्रायनिक डिस्टेंस क्या हो जाएगी, A का हाफ हो जाएगा, यानी कि इंट्रायनिक डिस्टेंस R प्लस प्लस R माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगी, A/2 हो जाएगी। ठीक है, इट मीन्स कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर एन आयनिक क्रिस्टल ऑफ जनरल फॉर्मूला AX जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दे रखा है, द वैल्यू ऑफ रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो की वैल्यू आपको देखनी है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। ठीक है, तो रेडियस रेशियो क्या होता है, R प्लस अपॉन R माइनस। इसमें आपको कोऑर्डिनेशन, ये कोई AX कंपाउंड है जिसका आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। ठीक है, तो अपन रेडियस रेशियो R प्लस अपॉन R माइनस अगर 0.155 से 0.225 हो तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 3। और अगर रेडियस रेशियो 0.225 से 0.414 हो तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4। और अगर रेडियस रेशियो 0.414 से 0.732 हो तब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6। और अगर रेडियस रेशियो 0.732 से 0.414 हो, सॉरी 0.141 नहीं 0.1, यानी कि 1 के बीच में हो तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 है तो रेडियस रेशियो क्या होगा, 0.1414 से 0.732। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इन कैल्शियम फ्लोराइड हैविंग द फ्लोराइड स्ट्रक्चर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम प्लस 2 आयन एंड फ्लोराइड आयन। तो देखो कैल्शियम फ्लोराइड है वो फ्लोराइड स्ट्रक्चर शो करता है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर जिसके अंदर कैल्शियम प्लस 2 आयन कहां पे प्रेजेंट होगा, CCP अरेंजमेंट में, जिसमें नंबर ऑफ कैल्शियम प्लस 2 आयन कितना होगा, 4। और फ्लोराइड आयन कहां पे प्रेजेंट होगा, टेट्राहेड्रल वुड पे, और टेट्राहेड्रल वुड कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम से 2 टाइम्स, ये कितना हो गया 8। तो आप अगर फॉर्मूला आपसे पूछे तो क्या आएगा, CaF2। ठीक है, तो इसके अंदर देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालना है तो क्या करोगे, एक कैल्शियम प्लस 2 आयन को 8 फ्लोराइड आयनों ने क्या कर रखा है, ऑक्यूपाई कर रखा है, और एक फ्लोराइड आयनों को 4 कैल्शियम प्लस 2 आयनों ने क्या कर रखा है, ऑक्यूपाई कर रखा है। तो इट मींस इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कैल्शियम फ्लोराइड का जो कैल्शियम और फ्लोरीन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 8 रेशियो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि एक कैल्शियम आयन को 8 फ्लोराइड आयनों ने क्या कर रखा है, सराउंडेड कर रखा है, और एक फ्लोराइड आयन को 4 कैल्शियम प्लस 2 आयनों ने क्या कर रखा है,
सराउंडेड कर रखा है। इट मींस इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 8 and 4 या 8:4 भी इसको आप बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ए सॉलिड हैज ए स्ट्रक्चर इन विच W एटम आर इन द located at the corners of a cubic lattice, oxygen atom at the center of edge and sodium atom at the center of the cube. The formula of compound, तो सबसे पहले आप लिखो W एटम। W एटम कहाँ पे प्रेजेंट है? W एटम जो प्रेजेंट है वो कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, ये कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। ऑक्सीजन एटम है वो एज के सेंटर पे प्रेजेंट है, और जो सोडियम एटम है वो कहां पे प्रेजेंट है? सेंटर ऑफ द क्यूब, क्यूब के सेंटर। तो कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 × 8, कितना आ गया आपके पास? 1 आ गया। और एच सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1/4 × 12 है, कितना आ गया? 3 आ गया। और क्यूब सेंटर कितना होता है? बॉडी सेंटर है क्यूब सेंटर 1, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Na1W1O3। इट मींस कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इन सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम प्लस आयन, यानी सीजियम प्लस आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? तो देखो सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर सीजियम प्लस आयन है वो कहां पे प्रेजेंट होता है? एट बॉडी सेंटर, एट बॉडी सेंटर। और क्लोराइड आयन कहां पे प्रेजेंट होगा? एट कॉर्नर्स। ठीक है, तो सीजियम प्लस आयन कितना होता है? 1, और क्लोराइड आयन का कंट्रीब्यूशन भी क्या हो गया? 1 हो गया। तो नंबर ऑफ सीजियम क्लोराइड यूनिट्स इन पर यूनिट सेल कितना आ जाएगा? 1। अपने को क्या पूछा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। तो देखो सभी कॉर्नर्स पे क्या होगा? क्लोराइड आयन होगा, और सीजियम प्लस आयन है वो क्या पे है? बॉडी सेंटर पे। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि क्लोराइड आयन कहां पे हो? बॉडी सेंटर पे, और सीजियम प्लस आयन कहां पे हो? कॉर्नर्स पे। ठीक है, तो सीजियम प्लस यहाँ पे बॉडी सेंटर पे सीजियम प्लस आयन है, और सभी कॉर्नर्स पे क्या है? क्लोराइड आयन है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? सीजियम प्लस आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? सीजियम प्लस आयन को 4 ऊपर और 4 नीचे वाले क्लोराइड आयन क्या कर रखे हैं? सराउंडेड कर रखे हैं, घेर रखे हैं। तो सीजियम प्लस आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा, और एक क्लोराइड आयन को 8 सीजियम प्लस आयनों ने ऑक्यूपाई कर रखा है, घेर रखा है। तो सीजियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 8:8 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा सीजियम प्लस आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर और क्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? सेम होगा, 8 और 8 इक्वल टू दैट ऑफ Cl माइनस, दैट इज 6, बिल्कुल गलत है। इक्वल टू दैट ऑफ Cl माइनस एंड दैट इज 8, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इन A plus B minus ionic compound, radii of A plus and B minus ion are 180 picometer and 187 picometer respectively. The crystal structure of this compound, इस compound की crystal structure क्या होगी? तो देखो आप ये रेडियस रेशियो से अपन निकालेंगे। रेडियस रेशियो R बराबर R प्लस और R माइनस। क्या आता है इसका रेडियस रेशियो? तो 180 केटाइन की रेडियस है, और एनाइन की रेडियस कितनी है? 187। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0.9 आगे अप्रोक्सीमेटली आएगी। तो ये किस रेंज में आता है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि R प्लस और R माइनस रेडियस रेशियो 0.732 से 1 के बीच में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8 होगा, और ये सीजियम क्लोराइड टाइप की स्ट्रक्चर शो करता है। और अगर रेडियस रेशियो 0.414 से 0.732 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6,
और ये एनिशियल टाइप स्ट्रक्चर शो करता है। तो रेडियस रेशियो का जो टेबल बना रखा है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उनकी स्ट्रक्चर, उनके कोऑर्डिनेट्स नंबर, उनका रेडियस रेशियो। तो इस रेंज के अंदर अपना आ रहा है रेडियस रेशियो, इट मींस इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 8, और ये किस टाइप की स्ट्रक्चर शो करेगा, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर शो करेगा। इट मींस सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच डिफेक्ट कॉजेज डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। तो देखो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, जनरली केटायन अपना लोकेशन छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड पे ऑक्यूपाई हो जाता है, तो उसके अंदर क्रिस्टल से बाहर कोई भी एटम्स जाता नहीं है, तो डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। जबकि शॉर्टके डिफेक्ट में क्या होता है, इस डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल। यानी कि क्रिस्टल से इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन मिस हो जाते हैं, जिसकी वजह से डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो शॉर्ट के डिफेक्ट में डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो सेकंड ऑप्शन आपको एकदम सही रहेगा। और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एप सेंटर। तो एप सेंटर क्या होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। तो अपन नॉन स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट पढ़ते हैं, उसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। ठीक है, तो इसमें जैसे A प्लस है, B माइनस है, यानी क्रिस्टल है, इसमें इस प्रकार पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है। A प्लस और B माइनस, अगेन A प्लस और B माइनस, ये आयनिक क्रिस्टल है। अभी देखो इसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड इक्वल नंबर ऑफ एनायन है। नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन के इक्वल है, तो कैटायन भी 6 है और इसमें एनायन भी 6 है। अब क्या होता है, एक एनायन क्रिस्टल छोड़ के कहां पे चला जाता है, बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से यहां पे क्या जाता है, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो अभी देखो नंबर ऑफ कैटायन क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, किससे, नंबर ऑफ एनायन से। नंबर ऑफ कैटायन है वो ज्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ एनायन से। ठीक है, तो मेटल एक्सेस में हो गया, कैटायन क्या होता है, मेटल, और एनायन क्या होता है, नॉन मेटल। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, क्योंकि एनायनिक वैकेंसी है, एनायन है वो क्रिस्टल छोड़ के बाहर चला गया। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए यहाँ पे क्या आ जाता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी, जितना पॉजिटिव चार्ज हो गया उतना ही नेगेटिव चार्ज हो गया, और इस अनपेड इलेक्ट्रॉन को आप क्या बोलते हो, एप सेंटर, जिसकी वजह से क्रिस्टल में क्या आता है, कलर आता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड इन द वॉइड ऑफ क्रिस्टल। इलेक्ट्रॉन के इस क्रिस्टल के वॉइड पे प्रेजेंट होता है, उसे आप क्या कहोगे, एप सेंटर। एप सेंटर प्रोड्यूस कलर इन द क्रिस्टल। एप सेंटर यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जिसकी वजह से क्रिस्टल में क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा, इनिशियल येलो कलर शो करता है। इसी वजह से कंडक्टिविटी ऑफ द क्रिस्टल इंक्रीज ड्यू टू एप सेंटर, यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसकी वजह से थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये सभी ऑप्शंस है वो करेक्ट है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड इज एंटी फेरोमैग्नेटिक इन नेचर। यानी कि एंटी फेरोमैग्नेटिक इन नेचर है वो कौन सा आयनिक कंपाउंड शो करता है। हाँ, तो इसके अंदर क्या होगा, एंटी फेरोमैग्नेटिक होगा MnO2, क्योंकि एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन पैरेलल अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों साइड में होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। 19,
फ्रेंकल डिफेक्ट इज कॉज ड्यू टू, फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है कि जनरली साइज जिसकी छोटी होती है तो केटाइन की साइज छोटी होती है तो वो अपना लोकेशन मिस करके इंटरस्टिशियल साइट पे जाके क्या हो जाता है, ऑक्यूपाई हो जाता है। ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस ए प्लस बी माइनस ए प्लस और बी माइनस। तो जनरली क्या होता है, ये केटाइन अपनी लोकेशन छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट पे जाके क्या हो जाता है, ऑक्यूपाई हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो पॉजिटिव आयन शिफ्ट कहाँ पे हो जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट पे। डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता है। ऐसे डिफेक्ट को आप क्या कहोगे, फ्रेंकल डिफेक्ट। तो पहला ऑप्शन क्या है, इन एन आयन मिसिंग फ्रॉम द नॉर्मल लेटिस साइट क्रिएटिंग ए वैकेंसी, बिल्कुल गलत है क्योंकि कहाँ पे जाएगा ये इसमें आइडेंटिफाई नहीं है। सेकंड, एन एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल पोजीशन इन द लेटिस, ये भी गलत है। एन एक्स्ट्रा नेगेटिव आयन ऑक्यूपाई इन द इंटरस्टिशियल पोजीशन इन द लेटिस, ये भी गलत है। फोर्थ, द शिफ्ट ऑफ ए पॉजिटिव आयन फ्रॉम इट्स नॉर्मल लेटिस साइट टू इंटरस्टिशियल साइट, यानी जालक स्थल से एक धनायन अपने सामने जालक स्थल से अंतरकाक्षी स्थल में विस्थापित हो जाता है। तो ये हो गया अंतरकाक्षी स्थल, इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, तो शिफ्ट हो रहा है कौन, केटाइन। इट मींस कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल डज नॉट एक्सिबिट फ्रेंकल डिफेक्ट, कौन सा फ्रेंकल डिफेक्ट है वो शो नहीं करता है। तो देखो फ्रेंकल डिफेक्ट क्या चीज होती है, जिनका लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है और केटाइन और एनाइन की जो रेडियस है उनमें लार्ज डिफरेंस होता है, तो उसे फ्रेंकल डिफेक्ट में रखते हैं। तो AgCl, AgBr और जिंक सल्फाइड, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी लो है और केटाइन और एनाइन की रेडियस है उसमें भी लार्ज डिफरेंस है। KBr यानी कि NaCl, सीजियम क्लोराइड, KBr, KCl, ये सब के सब कौन सी शॉर्ट के डिफेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं, ये शॉर्ट के डिफेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। इट मींस थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन शॉर्ट के डिफेक्ट रिप्रेजेंट करेगा, बाकी फ्रेंकल डिफेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ए मैच बॉक्स शो, एक माचिस की डिब्बी है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। तो जो माचिस की डिब्बी है उसमें क्या होता है, तीनों एज लेंथ इक्वल नहीं होंगी। ये तो आपने देखा होगा माचिस की डब्बी से, तो आप बोल सकते हो कि A नॉट इक्वल टू B, B नॉट इक्वल टू C, तीनों एज लेंथ क्या होगी, इक्वल नहीं होंगी। लेकिन सब में अल्फा, बीटा और गामा सब कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो ये कंडीशन किस में होती है, ये होती है ऑर्थोरोम्बिक में, विषमलंबाक्ष ज्यामिति के अंदर। तो ये किस में होगी, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल के अंदर ये कंडीशंस फुलफिल होंगी। इट मींस थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एक्स मेल्ट ए लो टेम्परेचर एंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट, एक्स इज। तो एक्स क्या होगा, तो देखो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इट मींस ये मेटालिक सॉलिड नहीं हो सकता। ठीक है, एक ये कोवलेंट सॉलिड के अंदर ग्रेफाइट नहीं हो सकता। तो आपसे पूछा है ये मरकरी है, ये मेटल्स है, जिंक सल्फेट आयनिक कंपाउंड है, तो ये कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी की। सिलिकॉन कार्बाइड है, ये क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है जबकि मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। तो किसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, CCl4 का, क्योंकि ये मोलिकुलर सॉलिड होता है, मोलिकुलर सॉलिड, और उसमें भी कौन सा, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड होगा, जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। तो एक्स कंपाउंड यहाँ पे क्या होगा, CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इट मींस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 23, द एज लेंथ ऑफ ए फेस सेंटर यूनिट सेल इज 508 पिकोमीटर, यानी एज लेंथ आपको कितनी दे रखी है, 508 पिकोमीटर दे रखी है।
इफ द रेडियस ऑफ कैटायन इज 110 पिकोमीटर देन रेडियस ऑफ एनायन, ये क्या होगी? तो रेडियस ऑफ कैटायन आपको कितना दे रखा है? 110 पिकोमीटर दे रखा है। तो रेडियस ऑफ एनायन आपसे पूछा है, ये क्या होगा? तो फेस सेंटर यूनिट सेल है, तो इसमें क्या होगा? जो कैटायन और एनायन की रेडियस है, ये NaCl टाइप स्ट्रक्चर है, तो जो कैटायन और एनायन की जो रेडियस है वो क्या है? यहाँ पे आएगा एनायन और यहाँ पे क्या आएगा? कैटायन। तो ये R प्लस और R माइनस, तो R प्लस R माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये टोटल डिस्टेंस क्या है? A, तो ये क्या हो जाएगा? A/2। A यहाँ पे क्या है? एज लेंथ है। तो कैटायन की रेडियस कितनी दे रखी है? 110 प्लस R माइनस इक्वल टू एज लेंथ कितनी दे रखी है? 508/2। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 254। तो R माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 254 माइनस का 110, तो ये आ जाएगा 144 पिकोमीटर। ये आ जाएगा आपकी एनायन की रेडियस। ठीक है, यानी इसके अंदर थर्ड ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एन एलिमेंट एटॉमिक मास दे रखा है उस एलिमेंट का 100 ग्राम पर मोल हैविंग ए BCC स्ट्रक्चर एंड एज लेंथ दे रखी है 400 पिकोमीटर। आपको डेंसिटी कैलकुलेट करनी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, यूनिट आपको दे रखी है। तो सबसे पहले आपको एटॉमिक मास दे रखा है उस एलिमेंट का, वो कितना है? 100 ग्राम पर मोल। BCC स्ट्रक्चर है, तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम एन की वैल्यू क्या होगी? 2। एज लेंथ कितनी दे रखी है? ए है 400 पिकोमीटर, और 1 पिकोमीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है? 10 की पावर माइनस का 10। तो मैं लिख सकता हूँ 400 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 सेंटीमीटर। ये आपको एज लेंथ दे रखी है, तो इसका वॉल्यूम आप निकालो, तो वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो गया ए क्यूब। तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 का सेंटीमीटर का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा? 64 इंटू 10 की पावर माइनस का 24 सेंटीमीटर क्यूब। ये वैल्यू अपने को रिक्वायर्ड होगी डेंसिटी निकालने के लिए। और डेंसिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? D इक्वल टू एन इंटू एटॉमिक मास अपॉन Na इंटू ए क्यूब। तो डेंसिटी इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2। एटॉमिक मास कितना है? 100 अपॉन Na की वैल्यू क्या है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू ए क्यूब कितना होगा? 64 इंटू 10 की पावर माइनस का 24 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 10 की पावर माइनस 1, जो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस n, ऊपर आ जाएंगे 2000। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये 385 के अराउंड आएगा। तो डेंसिटी क्या आ जाएगी? D इक्वल टू आ जाएगा 2000 अपॉन 385। तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा? 5 के अराउंड आएगा। तो 5.188 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका सही आंसर होगा। इट मीन सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25, इफ द प्रेशर ऑफ NaCl स्ट्रक्चर इज इंक्रीज, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर एंड टेम्परेचर पे। तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? इंक्रीज होगा, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? डिक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो दूर जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो प्रेशर NaCl पे प्रेशर आप इंक्रीज करते हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? इंक्रीज होगा। NaCl का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है? 6:6। अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर सीजियम क्लोराइड 8:8 में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? इंक्रीज होगा। इट मींस 25 में फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, what type of a crystal defect in indicated in the
डायग्राम बिलो, ये आपको डायग्राम दे रखा है, इसके अंदर आपको चेक करना है कि किस टाइप का डिफेक्ट प्रेजेंट है। तो देखो आप इसके अंदर देखो, दो क्लोराइड आयन के बीच में यहाँ पे क्या होगा, Na+ आयन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे क्या होगा, Cl- आयन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे अगेन Na+ आयन प्रेजेंट होगा, और दो सोडियम आयन के बीच में Cl- आयन प्रेजेंट होगा। तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन क्रिस्टल से क्या हो रहे हैं, मिस हो रहे हैं। फ्रेंकल डिफेक्ट तो होता ही नहीं है इसके अंदर, क्यों होगा, क्योंकि कैटायन है वो अपनी लोकेशन छोड़ के इंटरस्टेरियल साइड पे आके ऑक्यूपाई नहीं हुआ है। इसमें क्या हुआ, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल। इट मींस कौन सा डिफेक्ट है, शॉर्ट की डिफेक्ट इसके अंदर क्रिएट होगा। तो 26 में सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, ये केमिकल काइनेटिक्स का है। यहाँ पे आपको रेट लो लिखना है। दो इक्वेशंस दे रखी है, A2 से 2A फास्ट रिएक्शन है, A+B से P ये स्लो टाइप की रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट K2 और K1 आपको दे रखा है। A यहाँ पे क्या इंटरमीडिएट है, ठीक है। इंटरमीडिएट को आपको रिमूव करना है। जब आप रेट लो लिखो तो जो रेट लो लिखते हैं वो स्लो स्टेप को देख के लिखते हैं, और स्लो स्टेप क्या होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। तो स्लो स्टेप कौन सी है इसके अंदर, ये स्टेप स्लो स्टेप है। तो इसका रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1, ये रेट कांस्टेंट दे रखा है, A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन। अभी A यहाँ पे क्या है, इंटरमीडिएट है, ये तो दे रखा है। अगर नहीं भी दे रखा है तो इस A इंटरमीडिएट को आपको रिप्लेस करना है, ठीक है। रिप्लेस किससे करोगे, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख के, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन A का स्क्वायर अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, A2। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2 A2 की कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 1/2। तो A की वैल्यू यहाँ पे आप रिप्लेस करो तो A रिप्लेस हो जाएगा, तो K1 K2 की पावर 1/2, फिर A2 की पावर 1/2, और किसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी, B की कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऐसा सेकंड ऑप्शन दे रखा है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ये रेट लो आ जाएगा आपके पास इस इक्वेशन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 इन द रिएक्शन 1.28 into 10⁻³ ग्राम पर सेकेंड, देन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 दे रखा है, इट मींस माइनस का DSO2 अपॉन DT, ये आपको गिवन है कितना, 1.28 into 10⁻³ ग्राम पर सेकेंड, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, प्लस का DSO3 अपॉन DT, ये आपसे पूछा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3। अब देखो इसको पहले आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों स्पीसीज डिफरेंट, SO2 है यहाँ पे SO3 है। तो इसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इसके मोलर मास से डिवाइड करोगे, और SO2 का मोलर मास कितना होता है, 64। तो ये आपके पास मोल पर सेकंड में आ जाएगा। तो 1.28 into 10⁻³ अपॉन 64, ये आ जाएगा मोल पर सेकंड में। तो ग्राम पर सेकंड को अगर मोल पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मोलर मास से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 2 टाइम्स जाएगा, नीचे 2 0, तो 2 into 10⁻⁵ मोल पर सेकंड, ये आ जाएगा। और जितना रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 उतना ही रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 है, क्योंकि दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, जो क्या हो जाएगा, जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मींस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 इक्वल टू क्या आएगा, 2 into 10⁻⁵ मोल पर सेकंड, राइट। अब ऐसा ऑप्शन में आपको दे नहीं रखा है, ग्राम पर सेकंड में दे रखा है, तो मोल पर सेकंड को ग्राम पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और SO3 का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 80 ग्राम पर मोल। तो मोल से मोल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 160 into 10⁻⁵ ग्राम पर सेकंड। तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है, तो अपन क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1.6 into 10⁻⁻³ ग्राम पर सेकंड।
इट मीन्स कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29, ए कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। कैटालिस्ट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो कैटालिस्ट का मेनली काम क्या है, कैटालिस्ट की बात करें तो अपन पॉजिटिव कैटालिस्ट की बात करेंगे, जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो एक उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में जब वृद्धि करता है तो किसकी वजह से करता है, सेकंड ऊर्जा को कम करके करता है। तो सेकंड ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी, डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30, द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन का ये रेट लॉ आपको गिवन है, ठीक है। तो ये क्या है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, मोलिकुलरिटी 2 होती है, क्योंकि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज क्या है 2, लेकिन ऑर्डर क्या होता है 1 होता है। क्यों होता है, क्योंकि वाटर क्या है, एक्सेस अमाउंट में है। तो जो रिएक्टेंट आपने एक्सेस अमाउंट में ले रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू सुक्रोज और H2। एक्चुअल में तो ये होता है, लेकिन वाटर क्या ले रखा है, एक्सेस में ले रखा है, तो इसको एज ए अपन कांस्टेंट बिहेव करवाते हैं। तो ये के डेज सुक्रोज, तो ऑर्डर क्या हो गया 1 हो गया, मोलिकुलरिटी क्या होगी 2 होगी। तो यहाँ पे इसकी ऑर्डर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है, और सुक्रोज की क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा सेकंड ऑप्शन दे रखे हैं, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, द डाटा फॉर द रिएक्शन A प्लस BCC। ऐसे क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स में कई बार आ चुके हैं, ठीक है ना। तो इनको करने का क्या तरीका है, बिना पेन चलाए भी इसको आप कर सकते हो। जब A की वैल्यू आपको निकालनी है तो Y की वैल्यू कौन सी सेम है उससे डिवाइड कर दो, और जब B की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी कि Y की वैल्यू निकालनी है, तो A की कौन सी कंसंट्रेशन सेम है उससे आप कैंसिल आउट करके निकाल सकते हो। तो देखो सबसे पहले मैं रेट इक्वल टू आप लिखते हैं, रेट इक्वल टू K A की पावर X और B की पावर Y, अपने को रेट लॉ लिखना है। अब देखो फर्स्ट एंड थर्ड को अपन डिवाइड करेंगे, तो देखो B की कंसंट्रेशन सेम है और A की क्या है, डिफरेंट है। तो ये कंसंट्रेशन रेट क्या होगी फर्स्ट और थर्ड की, 0.10, और यहां भी क्या आ जाएगी 0.10, इक्वल टू K कैंसिल आउट हो जाएगा। A की कंसंट्रेशन कितनी है 0.012, और इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 0.024। थर्ड एक्सपेरिमेंट में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x के बराबर हो जाएगी। और यहाँ पे B की कंसंट्रेशन क्या है 0.035 और 0.035, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.035 और 0.035 की वैल्यू y। तो ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 की पावर x, और इसको मैं लिख सकता हूं 1 को 1/2 की पावर y, किसी भी कोफिशिएंट की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमेशा 1। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं निकालता हूं y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, x की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है 0 आ चुकी है। y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो मैं b के अंदर c से डिवाइड करूंगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर क्या आएगा मेरे पास 0.80 अपॉन 0.10, ये तो रेट आ जाएगी, इक्वल टू बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा 0.070 अपॉन 0.035 की पावर क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 8 और ये 2 टाइम्स जाएगा, तो 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 की पावर y, और 8 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर y। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। तो जो b की पावर है वो कितनी आएगी 3, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू k a की पावर 0, यानी a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा,
और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 फॉर ए रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन दे रखी, काफी ठीक क्वेश्चन है ये। फॉर ए रिएक्शन 2A plus B product doubling the initial concentration of both the reactant increase the rate of by a factor 8 and the doubling the concentration of B alone double the initial rate the rate law for the reaction। तो देखो मैं ये रेट लो लिखता हूँ, रेट इक्वल टू के ए की पावर x और b की पावर y। मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। x क्या है, a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, y क्या है, b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले देखो क्या दे रखी है, डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट इंक्रीज द रेट बाय ए फैक्टर ऑफ 8, यानी कि रेट है वो 8 फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगी जब दोनों रिएक्टेंट, ए की कंसंट्रेशन को 2A कर दूंगा मैं और बी की कंसंट्रेशन को 2B कर दूंगा, की पावर क्या हो जाएगी y। ए की इक्वेशन ये होगी, ए की इक्वेशन ये होगी। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी अलोन वाज डबल, यानी अकेले बी की कंसंट्रेशन को अगर मैं डबल कर देता हूं तो रेट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो 2 रेट हो जाएगी जब मैं सिर्फ बी की कंसंट्रेशन को क्या करता हूं, डबल करता हूं, 2B की पावर y। ये इक्वेशन हो जाएगी थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन फर्स्ट से आप डिवाइड करो, इक्वेशन थर्ड को डिवाइड करूंगा मैं इक्वेशन फर्स्ट से, तो क्या आएगा, इधर तो 2 बच जाएगा, 2 इक्वल टू क्या आएगा, के की पावर x से के की पावर x कैंसिल आउट, और क्या आएगा 2 की पावर y, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करता हूं, इक्वेशन सेकंड को मैं डिवाइड करूंगा इक्वेशन फर्स्ट से, तो क्या आएगा 8R अपॉन R इक्वल टू, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा 2A की पावर x और 2B की पावर y, और नीचे क्या आएगा a की पावर x और b की पावर y। तो बाकी सब a की पावर x कैंसिल आउट, b की पावर y से b की पावर y कैंसिल आउट, r से r कैंसिल आउट। तो मेरे पास क्या आएगा 8 इक्वल टू 2 की पावर x और 2 की पावर y, और y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो 2 का इसमें कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, तो 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 की पावर x, तो x की वैल्यू क्या होगी 2, y की वैल्यू कितनी होगी 1। अब आप रेट लो लिख सकते हो, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा के ए की पावर 2 और बी की पावर 1। इट मींस सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ तो देखो क्वेश्चन नंबर 33, द रिएक्शन ए गैस से 2B गैस प्लस C प्लस D गैस, ये आपको रिएक्शन दे रखी है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन से अपन रेट लो लिख सकते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग दिस रिएक्शन द इनिशियल प्रेशर ऑफ A and B are 0.6 and 0.8 atm respectively when PC is equal to 0.2 atm, then rate of reaction relative to the initial rate। तो ये रिएक्शन आपको दे रखी A गैस प्लस 2B गैस से C गैस प्लस D गैस। इनिशियल प्रेशर दे रखा है T बराबर 0 टाइम पे, कितना दे रखा है 0.6 atm और 0.8 atm दे रखा है। प्रोडक्ट का क्या होगा 0 होगा। तो इनिशियल रेट क्या होगी, पहले तो रेट लो लिखो, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा के ए की पावर 1 और बी की पावर 2। कोफिशिएंट को देख के आप लिख सकते हो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए फॉर। ठीक है, तो इनिशियल रेट क्या हो जाएगी आर इक्वल टू के 0.6 की पावर 1 और 0.8 की पावर 2। ये इक्वेशन होगी फर्स्ट। जब PC कितना हो 0.2 atm हो, यानी कि आफ्टर टी टाइम क्या होगा, ये 0.6 माइनस का x atm डिसोशिएट होगा, यहाँ पे 0.8 atm माइनस का कोफिशिएंट क्या 2 भी है, तो ये 2x होगा, ये x होगा और ये भी क्या होगा x atm होगा। ठीक है, PC C का पार्शियल प्रेशर आपको दे रखा 0.2 atm, यानी कि ये किसके इक्वल हो गया 0.2 atm के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो, 0.6 माइनस का 0.2 कितना आएगा 0.4,
0.8 माइनस का 2 इंटू 0.2, तो ये हो जाएगा 0.4। ये आपके पास आ जाएगी ए और बी का प्रेशर। तो आफ्टर टी टाइम बाद में रेट आर डी इक्वल टू क्या हो जाएगा के 0.4 की पावर 1 और 0.4 की पावर 2, ये इक्वेशन होगी सेकंड। ठीक है, अब आप क्या करोगे, एक दूसरे को डिवाइड कर दो। आप के से क्या क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो रेट अपॉन आर डेस, आर अपॉन आर डेस इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.6 इंटू 0.8 इंटू 0.8 अपॉन क्या हो जाएगा 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4। ये कितने टाइम जाएगा 2 टाइम्स, ये भी कितने टाइम जाएगा 2 टाइम्स, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो r अपॉन आर डेस इक्वल टू क्या हो गया 6, तो आर डेस इक्वल टू क्या हो जाएगा r/6। जो न्यू रेट है वो पहले वाली रेट से 1/6 टाइम्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ए रिएक्शन दैट इज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए हैज रेट कांस्टेंट के, यानी कि ये रिएक्शन है ए से बी जिसका रेट लो क्या होगा, रेट इक्वल टू के ए की पावर 1। फर्स्ट ऑर्डर है विथ रिस्पेक्ट टू ए जिसका रेट कांस्टेंट दे रखा है। रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के आप पता कर सकते हो कि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है ना, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, रेट कांस्टेंट की का के इक्वल टू मोल की पावर 1 माइनस का एन लीटर की पावर एन माइनस का 1, और ये टाइम इनवर्स, टाइम की जगह मिनट भी आ सकता है, आवर्स भी आ सकता है और सेकंड भी आ सकता है। तो फर्स्ट ऑर्डर एन की वैल्यू आप 1 पुट करो तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर टाइम इनवर्स आ जाएगी। पूछा क्या है, इफ वी स्टार्ट विथ ए, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है कितनी 0.5 m, यानी कि ए नोड, व्हेन वुड ए रीच द वैल्यू 0.05 मोल लीटर इनवर्स, यानी 80 आफ्टर टी टाइम बाद में जो कंसंट्रेशन है वो कहां तक पहुंच जाती है 0.05 तक पहुंच जाती है। तो आपको कैलकुलेट करना है कितना टाइम लगेगा। क्या आपको दे रखा है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के log 10 बेस ए नॉट अपॉन 80। टी इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है तो आपके पास के दे रखा है आपको कितना 6, तो 2.303 अपॉन 6 मिनट इनवर्स log 10 बेस ए नोट कितना दे रखा है आपके पास 0.5, 80 कितना दे रखा है 0.05। जब इसको सोल्व करोगे आप तो ऊपर कितना आएगा 10, और log 10 बेस 10 की वैल्यू क्या होगी 1। तो टाइम कितना आएगा t इक्वल टू 2.303 अपॉन 6 मिनट। अब इसको आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.384 मिनट। इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, द रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन का जो रेट लो है वो आपके को क्या दे रखा है, रेट इक्वल टू के ए की पावर 1 और बी की पावर 1। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका 1 + 1। ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 और बी के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज ट्वाइस ऑफ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो इस इक्वेशन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस रिएक्टेंट के लिए dA/2 dt इक्वल टू माइनस dB/dt इक्वल टू प्लस dC/dt। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो मैं बोल सकता हूं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज
हाफ ऑफ द रेट ऑफ डिफरेंस ऑफ ए, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है, ट्वाइस दे रखा है, तो ये पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। टी इज ए कांस्टेंट, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ क्या होता है, टी हाफ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए की पावर, इसका टी हाफ क्या हो गया, टी हाफ प्रोपोर्शनल क्या होता है, ए की पावर एन माइनस का 1, और एन यहाँ सेकंड ऑर्डर है, तो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो कांस्टेंट नहीं होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, टी हाफ कांस्टेंट होता है, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ कांस्टेंट नहीं होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। यूनिट ऑफ के क्या सेकंड इनवर्स होगी, नहीं। रेट कांस्टेंट के की यूनिट क्या होती है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, मोल की पावर -1, लीटर की पावर 1 और सेकंड इनवर्स, ठीक है, तो थर्ड भी गलत हो गया। द वैल्यू ऑफ के इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, तो देखो रेट कांस्टेंट के क्या होता है, के है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ये जो के है वो इनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट रहता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। तो 35 में फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेट लॉ हैज एन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ऐसा कौन सा रेट लॉ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखो इसके अंदर फर्स्ट के अंदर अगर अपन ऑर्डर की बात करें तो कितना होगा, ऑर्डर इसमें 3 होगा, सेकंड के अंदर ऑर्डर होगा वो कितना होगा 1.5 होगा, और थर्ड में अगर ऑर्डर की बात करें अपन तो क्या होगा 1.5 -1 + 0, तो कितना आएगा 0.5 आएगा। इट मीन्स कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन विच इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A1 A2 एंड हाफ लाइफ पीरियड T1 एंड T2, तो इनमें क्या रिलेशन होता है, तो nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का रिलेशन क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोपोर्शनल ए की पावर n माइनस का 1, ये होता है nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड का रिलेशन। तो टी हाफ फर्स्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी हाफ फर्स्ट अपॉन टी हाफ सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 अपॉन A1 की पावर n माइनस का 1, ठीक है। n की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो दोनों साइड आप log ले लो, तो ये क्या हो जाएगा log टी हाफ फर्स्ट अपॉन टी हाफ सेकेंड इक्वल टू log A2 अपॉन A1 की पावर n माइनस का 1, n माइनस 1 कहां पे आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस log 10 बेस, टी हाफ फर्स्ट को T1 दे दिया, टी हाफ सेकेंड को T2 दे दिया, अपॉन क्या आएगा log 10 बेस A2 अपॉन A1। तो ऐसा रिलेशन किस में आ रहा है, थर्ड ऑप्शन में आ रहा है, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, द decomposition ऑफ N2O5 इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिप्रेजेंट बाय N2O5, ये रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन आपको दे रखा है। आफ्टर 15 मिनट्स द वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस इज 9 ml एट ए एंड ऑफ रिएक्शन, एंड ऑफ रिएक्शन का मतलब रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, द रेट कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, तो देखो N2O5 है, ये N2O4 प्लस हाफ O2 के अंदर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसकी इनिशियल T बराबर 0 टाइम पे A है, इसकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। आफ्टर T टाइम क्या हो जाएगा A माइनस का x और x, और जब T इनफाइनाइट हो जाएगा, जब रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो ये 0 हो जाएगा, ये A और A। तो T टाइम बाद में ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम क्या हो गया, VT प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा x, और इनफाइनाइट टाइम पे इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा A, किसका, ऑक्सीजन गैस का, ये तो T टाइम x और V इनफाइनाइट A, तो A माइनस का x कितना हो जाएगा,
ए माइनस का एक्स हो जाएगा वी इनफाइनाइट माइनस का वी टी, ठीक है। और ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वी इनफाइनाइट। तो आप रेट कांस्टेंट के लिखो, वी टी बाद में वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है 9 और इनफाइनाइट पे कितना दे रखा है 35 ml, 35 ml और 9 ml। तो इसका रेट कांस्टेंट के लिखते हैं तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन टी, ये कितना दे रखा आपको 15 log 10 20 ए अपॉन ए माइनस का एक्स। तो ए की जगह आप क्या पुट करोगे वी इनफाइनाइट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वी इनफाइनाइट और नीचे क्या आ जाएगा वी इनफाइनाइट माइनस का वी टी ए माइनस एक्स की जगह। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन 15 log 10 20 ऊपर 35 ml और नीचे 35 माइनस का 9, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 26 आ जाएगा। तो इसको लोग ई बेस में पुट कर रखा है तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 को आप हटा के सीधा आप क्या लिखोगे 1/15 log 35 अपॉन 26। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, what names apply to the chemical species corresponding to location first and second on this reaction coordinates diagram। तो इसके अंदर आपको चेक करना है कि कौन सा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है और कौन सा इंटरमीडिएट। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बनता है और वो उसकी लोकेशन क्या होगी हमेशा टॉप पे होगी, तो यहाँ पे हमेशा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट से, और यहां पे हमेशा क्या बनेगा इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट। इट मींस ऐसा कौन सा है रिएक्शन इंटरमीडिएट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, द एल्कलीन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एथिल एसीटेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। देखो दो चीजें, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, तो ये तो क्या हो जाएगी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। और हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम, ये हो जाएगी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि इसकी जो रेट है वो इन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। जबकि एसिडिक मीडियम में अपन वाटर क्या लेते हैं एक्सेस में लेते हैं, और तो रेट है वो एक्सेस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। तो इसका रेट जो लो होगा, रेट इक्वल टू क्या लिखोगे के एस्टर की कंसंट्रेशन और NaOH की कंसंट्रेशन, तो ऑर्डर तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका, ठीक है। मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज कितनी पार्टिसिपेट कर रही है इस रिएक्शन में, 2 कर रही हैं, तो मोलिकुलरिटी भी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो बाय मोलिकुलर एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस, इससे देख के आप बता सकते हो कि इसका ऑर्डर क्या है सेकेंड है, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से प्रोडक्ट इज 10 मिनट, यानी कि टी हाफ आपको दे रखा है 10 मिनट। इन अप्रॉक्स व्हाट पीरियड ऑफ टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज रेड्यूस्ड टू 10% ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोड में ले लेता हूं कितना ए, और आफ्टर टी टाइम बाद में इसकी कंसंट्रेशन है वो इनिशियल की 10% है, तो 10/100 इनिशियल की 10% तक रिड्यूस कर दी, तो ये हो जाएगा A/10। तो टी आप दे रखा है तो रेट कांस्टेंट K इक्वल टू क्या होता है 0.693 अपॉन टी आप, और टी आप कितना दे रखा है 10 मिनट आपको दे रखा है। तो यहाँ से आपके पास K की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट K इक्वल टू क्या होता है 2.303 अपॉन टी log 10 20 A नॉट अपॉन 80।
तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303, क्या टाइम पूछा है ना आपसे, हो रहे तो T इक्वल टू 2.303 अपॉन K, और K की जगह आप क्या पुट करोगे 0.693 अपॉन 10, कहाँ चला जाएगा ऊपर, log 10 20 A अपॉन 10, तो A से कैंसिल आउट हो जाएगा और log 10 बेस 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसका 0.3 टाइम्स डिवाइड जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 अपॉन 0.3 यानी कि 100 अपॉन 3, यानी ये आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 33 मिनट, इसका आंसर आ जाएगा। तो टाइम कितना लगेगा 33 मिनट, तो 41 में सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है और इनकी ये रिलेशंस दे रखे हैं, तो K1 K2 के बीच में क्या रिलेशन होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसके लिए रेट लिखो आप, तो रेट क्या आएगी माइनस का DNS3 अपॉन DT टू DT, ये क्या आ जाएगा प्लस का DN2 अपॉन DT, और यहां पे क्या आ जाएगा 1/3 DNS3 अपॉन DT। अब देखो इसकी जगह आप क्या पुट करोगे K1NS3, तो इसकी जगह आप क्या पुट करोगे K1/2 NS3 की कंसंट्रेशन, इसकी जगह आप क्या पुट करोगे K2NS3 1/3, और इसकी जगह क्या पुट करोगे आप K3NS3। तो NH3 से NH3 सबकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आएगा K1/2 K2 और K1 3/3। तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन आपको दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, तो आप एक काम करो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 3/2 K1 3 K2 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो K3 आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन दे रखा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 1.5, तो 1.5 K1 3 K2 और K3, इट मींस कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 43, द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन A प्लस B, इसका रेट कांस्टेंट K कितना दे रखा है आपको 0.6 इंटू 10⁻³ मोल पर सेकेंड। तो यूनिट को देख के आप बता सकते हो कि किस ऑर्डर की रिएक्शन है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, दिस इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A इज 5m, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन A की क्या दे रखी है 5m दे रखी है, तो कंसंट्रेशन ऑफ B आफ्टर 20 मिनट, तो सबसे पहले आप रिएक्शन लिखो A से B, T बराबर 0 टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 5m, प्रोडक्ट की क्या होगी 0, जब टाइम कितना हो जाता है 20 मिनट बाद, ये 20 मिनट आफ्टर इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 5m माइनस का x, और ये क्या हो जाएगी x, और जीरो रिएक्शन के लिए क्या होगा A0 माइनस का 8t इक्वल टू क्या होता है KT, ये रेट लो होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 5m और आफ्टर 20 मिनट कितनी है 5m माइनस का x इक्वल टू K कितना दे रखा है 0.6 इंटू 10⁻³ ये मोल पर सेकंड में दे रखा है, और टाइम किस में दे रखा है मिनट में, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करो आप, टाइम जो दे रखा है उसको आप 20 इंटू 60 कर दो आप, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 10⁻⁻1 0.72m आ जाएगी, और आपसे किसकी प्रोडक्ट B की कंसंट्रेशन पूछी जो क्या है x, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.72m। अगर आपको A की पूछता तो यहाँ x की वैल्यू पुट करते 0.72m, तो आपके पास A की कंसंट्रेशन आ जाएगी 4.28, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, तो इसके अंदर आपको B की कंसंट्रेशन कितनी ऑब्टेन होगी 0.72 ऑब्टेन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T एवरेज T50 एंड T75, काफी अच्छा क्वेश्चन है। T75 कितना होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए
2 इंटू टी हाफ, और टी एवरेज कितना होगा 1.414 टी हाफ की। टी एवरेज कितना होता है 1 अपॉन के इक्वल होता है, और के की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 0.693 अपॉन टी हाफ, तो टी हाफ ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1.414 टी हाफ। तो सबसे ज्यादा देखो टी 75% क्या होता है 2 टाइम्स होता है टी हाफ का, और टी एवरेज क्या होता है 1.414 टाइम्स होता है टी हाफ का। तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा टी 75%, उसके बाद में टी एवरेज, और उसके बाद में टी 50। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी, ये आपको रेट लो दे रखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ो, द रिएक्शन इज सेट टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है 1 है, इट मींस ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये बिल्कुल सही हो गया। सेकंड ऑप्शन है द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन विल डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ क्या होता है 0.693 अपॉन के। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ये बोल रहा है कि डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। K is the constant for the reaction is a constant temperature। एक constant temperature पे K की वैल्यू क्या होती है, constant होती है। यूनिट ऑफ रेट constant K टाइम इनवर्स, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। हाउ मच परसेंटेज ऑफ एज लेंथ रिमेन अनऑक्यूपाइड इन गिवन स्क्वायर यूनिट सेल। ये स्क्वायर यूनिट सेल है, इसमें ये जो पार्ट है वो अनऑक्यूपाइड है, बाकी तो स्फीयर के द्वारा ऑक्यूपाइड है, ये पार्ट क्या है अनऑक्यूपाइड है एज लेंथ का। और ये टोटल डिस्टेंस क्या है एल है, इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस भी आर है। तो मैं लिख सकता हूं परसेंट अनऑक्यूपाइड क्या हो जाएगा एल माइनस का 2r हो जाएगा। ठीक है, ये आपको निकालना है। और देखो ये स्मॉल r है, एल माइनस का 2r, ये स्क्वायर है। तो देखो ये डिस्टेंस एल है, ये डिस्टेंस भी क्या होगी एल होगी, और ये टोटल क्या हो जाएगा 4r, r 2r और r, ये 4r किसके इक्वल हो जाएगा √2l के इक्वल हो जाएगा। तो r इक्वल टू आप पुट कर सकते हो √2l अपॉन 4। ये r की वैल्यू यहाँ पे पुट करो आप, तो परसेंट अनऑक्यूपाइड कितना आ जाएगा, अनऑक्यूपाइड इक्वल टू क्या आ जाएगा l माइनस का 2 इंटू आर की जगह आप क्या पुट करोगे √2l बाई 4। तो ये इसमें 2 टाइम्स जाएगा, तो l माइनस का 1.414 l बाई 2। तो जब इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास 29.27% आ जाएगी। ठीक है, यानी ये अनऑक्यूपाइड परसेंटेज आपसे पूछे। ठीक है, तो इसको आप निकाल सकते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। तो इसको आप अच्छे से पढ़े ऊपर वाले क्वेश्चंस को। हाफ लाइफ ऑफ ए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, उसका जो हाफ लाइफ पीरियड है तो टी है हाफ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा ए की पावर n-1। ये nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है हाफ लाइफ पीरियड का रिलेशन है। n की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करो तो टी हाफ क्या आ जाएगा, टी हाफ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा a का स्क्वायर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। अगला मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन में भी जीरो और फ्रैक्शन, ये बिल्कुल गलत है। मोलिकुलरिटी जीरो नहीं हो सकती और फ्रैक्शन नहीं हो सकती, हमेशा इंटीजर में होती है। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ ये होता है, बिल्कुल सही है। रेट ऑफ जीरो रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ जीरो रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है के ए की पावर 0। तो रेट हमेशा रेट कांस्टेंट के इक्वल होगी, ना कि इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल
सही है। इट मीन सेकंड ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। अब बात करते हैं 48 की। द रेट कांस्टेंट फॉर ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज दिस, हाउ लॉन्ग विल इट टेक ए 1 m सॉल्यूशन टू बी रेड्यूस टू 0.5 m। तो यानी कि आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए 8 × 10⁻⁵ यूनिट देख के आप बता सकते हो m-1 और मिनट इनवर्स। इनिशियल कंसंट्रेशन दे देखिए आपको 1 m और आफ्टर टी टाइम बाद में इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.5 m है। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम आप कैसे निकालोगे, t इक्वल टू x अपॉन a माइनस x इंटू के। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू क्या होता है, a माइनस का 80, तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 0.5। a माइनस एक्स कितना है 0.5, तो ऊपर आएगा 0.5 m और नीचे क्या आएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन a की कितनी है 1 m इंटू 0.5 m इंटू के की वैल्यू दे रखी है आपको 8 × 10⁻⁵। बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास t कितना आएगा 1/8 × 10⁻⁵। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10/8 × 10⁴। ऊपर जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1.25 × 10⁴। तो कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ तो बच्चों अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज नॉट ट्रू, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रिस्पेक्ट में कौन सा ट्रू नहीं है। इट्स यूनिट इज m सेकेंड इनवर्स, तो k की यूनिट क्या होती है m⁻1 - n सेकेंड इनवर्स। तो n की वैल्यू जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रिस्पेक्ट में n की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो k क्या हो जाएगा m सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट तो क्या है, सही है। सेकेंड t 75% अपॉन t हाफ इक्वल टू 1.5, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है द रेट ऑफ ए रिएक्शन इंक्रीज विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो जीरो रिएक्शन के लिए रेट क्या होते हैं, रेट इक्वल टू के, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा के। तो ये बोल रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। फोर्थ द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फोर्थ क्या है, सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 49 में थर्ड। 75% of a first order reaction was complete in 32 minutes when was 50% of the reaction completed। तो देखो t 75% आपको कितना दे रखा है 32 मिनट दे रखा है। t 50% निकाला तो t 75% और t 50 में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये रिलेशन होता है। ये आपको 32 दे रखा है, तो 2 × t 50%, तो ये कितना हो जाएगा 16 मिनट है हो जाए, तो 16 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा t 50%। इट मीन्स कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 द रेट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट आपको दे रखा है 1.5 × 10⁻⁻²। ठीक है, एट 0.5 कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.5 m। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन, तो रेट इक्वल टू क्या होता है k × a होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड पूछा आपसे, तो t हाफ इक्वल टू क्या होता है 0.693 अपॉन k। तो यहां से k की वैल्यू कैलकुलेट करो तो k इक्वल टू क्या होता है रेट अपॉन कंसंट्रेशन, और रेट क्या होती है 1.5 × 10⁻⁻², और इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी 0.5, तो ये कितने टाइम्स जाएगी 3 टाइम्स, तो 3 × 10⁻²। तो इसको आप सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.693 अपॉन 3 × 10⁻², तो ये आ जाएगा आपके पास 69.3 अपॉन 3, तो ये 23.1 मिनट इसके अंदर टाइम आएगा इसका हाफ लाइफ पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 52, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 फॉर द डिफरेंट रिएक्शन, यानी कि K1 और K2 की वैल्यू आपको दे रही कि K1 इक्वल टू दे रखा 10 की पावर 16 e की पावर माइनस का 2000 अपॉन t, और K2 इक्वल टू दे रखा आपको 10 की पावर 15 e की पावर माइनस का 1000 अपॉन t। पूछा द टेम्परेचर एट विच K1 इक्वल टू K2, यानी कि किस टेम्परेचर पे दोनों की रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो दोनों को आप इक्वल कर दो, तो 10 की पावर 16 e की पावर माइनस का 2000 अपॉन t इक्वल टू 10 की पावर 15 e की पावर माइनस का 1000 अपॉन t। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 आएगा, इधर 10 और e की पावर माइनस का 1000 अपॉन t, ये इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2000 अपॉन t। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या आएगा, e की पावर 1000 अपॉन t आएगा। दोनों साइड आप log ले लो, तो log e बेस 10 इक्वल टू log e बेस e की पावर 1000 अपॉन t। 1000 अपॉन t कहाँ पे आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 2.303 log 10 बेस 10 इक्वल टू 1000 अपॉन t, और log 10 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1000 अपॉन 2.303। इस टेम्परेचर पे दोनों की रेट कांस्टेंट k की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन ए से बी हैज एक्टिवेशन एनर्जी E A आपको दे रही कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए E A फॉरवर्ड कितनी है, 15 किलो कैलोरी पर मोल। एनर्जी ऑफ रिएक्शन ये दे रही 5, यानी कि डेल्टा H कितना है, 5 किलो कैलोरी पर मोल। तो द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन, यानी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी पूछी है, तो डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाएगा, E A फॉरवर्ड माइनस का E A बैकवर्ड। अब अभिक्रिया की ऊर्जा आपको दे रही है कितनी, 5, E A फॉरवर्ड कितना है, 15 माइनस का E A बैकवर्ड, तो E A बैकवर्ड कितना आ जाएगा आपके पास, 15 माइनस का 5 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 किलो कैलोरी पर मोल। इट मींस थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, ए ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन log k वर्सेस 1/t फॉर दिस कैलकुलेटिंग एक्टिवेशन एनर्जी। तो k इक्वल टू आर इक्वेशन क्या होती है, k इक्वल टू a की पावर माइनस का E A अपॉन आर टी। दोनों साइड आप log लो तो क्या आएगा, ln k इक्वल टू ln a, यह आ जाएगा माइनस का E A अपॉन आर टी। लॉग ई बेस ई की वैल्यू क्या होती है, 1, तो इसके अंदर आप ग्राफ प्लॉट करें ln k और 1 अपॉन टी के बीच में, तो ये नेगेटिव स्लोप आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखे है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, if 3A से 2B then rate of reaction of plus dB upon dt is equal to, तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस रिएक्टेंट के लिए आगे यूज करेंगे माइनस का DA अपॉन 3 dt इक्वल टू प्लस 1/2 dB अपॉन dt। तो प्लस dB अपॉन dt इसकी वैल्यू आपसे पूछिए, तो इसके लिए आप क्या करोगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा माइनस का 2/3 DA अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस dB अपॉन dt। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऐसा थर्ड ऑप्शन दे रखा है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, द रेट ऑफ ए रिएक्शन बिटवीन द सब्सटेंस A and B is given by this law. On doubling the concentration of A and halving the concentration of B, the ratio of new rate to earlier rate for the reaction will be, यानी कि ये तो इनिशियल रेट ले लो आप,
तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा k a की पावर n और b की पावर m। अब देखो a की कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स किया तो रेट इक्वल टू k 2a की पावर n और b की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, आधा कर दिया, हाल्फिंग है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो 1/2 b की पावर m, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो मैं इसको r डेस मान लेता हूँ, तो r डेस अपॉन r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r डेस अपॉन r, बाकी सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, k से k, a की पावर n से a की पावर n, b की पावर m से b की पावर n, तो फाइनली मेरे पास क्या आएगा 2 की पावर n और अपॉन 2 की पावर m आएगा। इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या आएगा 2 की पावर n माइनस का m आ जाएगा, तो रेट डेस इनिशियल रेट की क्या हो जाएगी 2 की पावर n माइनस m के इक्वल हो जाएगी। तो कितने कोफिशिएंट का रेशियो है 2 की पावर n माइनस m, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, the rate constant, the activation energy and the Arrhenius parameter A of a chemical reaction, ये आपको respectively given है। The value of rate constant at T is infinite, जब टेम्परेचर को आप इनफाइनाइट कर लेते हो तो रेट कांस्टेंट K की वैल्यू क्या होगी, तो K इक्वल टू क्या होता है A e की पावर माइनस का E A अपॉन आर टी। तो जब आपने टेम्परेचर को क्या कर दिया, इनफाइनाइट कर दिया, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा a की पावर माइनस का 0 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा a, जो रेट कांस्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा, आर्नेस पैरामीटर के इक्वल हो जाएगा, और आर्नेस पैरामीटर की वैल्यू क्या दे रही है 6 × 10 की पावर 14, तो यहाँ पे k इक्वल टू a और ये दे रखा है 6.0 × 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स। ये आपको रेट कांस्टेंट यानी वेग नियतांक की वैल्यू दे रखी है, इट मींस सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है कितनी 9.0 किलो कैलोरी पर मोल, तो इसको आप 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करो, 9.0 × 10 की पावर 3 कैलोरी पर मोल। The increase in the rate constant when its temperature is increased from 298 Kelvin to 308 Kelvin, तो T1 कितना है 298 Kelvin और T2 कितना है 308 Kelvin। तो इसके वेग स्थिरांक में कितनी वृद्धि होगी ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आर्नेस इक्वेशन से आप ये रिलेशन तो निकाला होगा, दो अलग अलग टेम्परेचर पे दो अलग अलग रेट कांस्टेंट, log 10 बेस K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस का T1 अपॉन T1 T2, राइट। अब देखो वैल्यू पुट करो आप, तो log 10 बेस K2 अपॉन K1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी पुट करोगे 9 × 10 की पावर 3 अपॉन 2.303, R की वैल्यू क्या पुट करोगे, कैलोरी के अंदर R की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, T2 माइनस T1, T2 कितना दे रखा है 308, तो 308 माइनस का 298 अपॉन 308 इंटू 298, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लो, जब इसको आप सोल्व करोगे तो log 10 बेस K2 अपॉन K1 की वैल्यू क्या आएगी 0.22। अब इसका एंटी लॉग लो, तो एंटी लॉग क्या आएगा K2 अपॉन K1 इक्वल टू आ जाएगा 1.63 के अराउंड। अब आपको परसेंटेज इंक्रीज पूछा है किसमें, रेट कांस्टेंट पे, तो परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू क्या हो जाएगा K2 माइनस का K1 अपॉन K1 इंटू 100, तो K2 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1.63 K1 माइनस का K1 अपॉन K1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.63 और परसेंटेज में कितनी आएगी 63%, इट मींस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, द रिएक्शन X प्रोडक्ट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इन 40 मिनट द कंसंट्रेशन ऑफ X चेंज फ्रॉम 0.1 m to 0.025 m,
द रेट ऑफ ए रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ x इज 0.01 m। तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसका रेट कांस्टेंट k कैलकुलेट करना है। तो k इक्वल टू क्या होता है 2.303 अपॉन t। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना दे रखा है 40 मिनट्स log 10 बेस a नोड अपॉन 80। a नोड इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 m और आफ्टर टी टाइम बाद में 0.025 m दे रखी है। तो जब इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी और log 10 बेस 4 की वैल्यू क्या होती है 0.6020। तो 2.303 अपॉन 40 और log 10 बेस 4 की वैल्यू 0.6020। ये आपके पास रेट कांस्टेंट k की वैल्यू आ गई। अब आपको रेट पूछिए इस कंसंट्रेशन पे, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, रेट इक्वल टू k इनटू कंसंट्रेशन। और k कितना दे रखा है 2.303 अपॉन 40 इनटू 0.6020 इनटू कंसंट्रेशन कितनी है 0.01। तो यहां से अगर आप रेट निकालोगे तो इस रेट की वैल्यू क्या आएगी 3.47 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 m मिनट इनवर्स। ठीक है, ये नीट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको रेट कांस्टेंट k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और वो कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको पुट करनी है और कंसंट्रेशन इस कंसंट्रेशन पे आपको रेट कैलकुलेट करनी, तो यहाँ से आप रेट कैलकुलेट कर लोगे। तो ऐसा कौन सा है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 60। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंड इन फाइनाइट टाइम, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया निश्चित समय में पूर्ण होती है। तो आपको पता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो 100% कंप्लीट होती है, बाकी कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होती है, उनको कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। क्योंकि T 100% फॉर जीरो रिएक्शन के लिए क्या आएगा A अपॉन क्या आएगा। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही एक फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा 60 में फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसी के साथ अपना वीडियो सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। तो एक एक क्वेश्चन को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। थैंक यू सो मच JCLC।